अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ड्रेस की कटिंग ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पे शेयर कर दी हुई है, उसकी स्टिचिंग अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैंने तकरीबन 10 बजे के करीब ये ड्रेस कंप्लीट कर लिया था। फिर मेरी ऑनलाइन क्लास चलने वाली थी। फिर उसके बाद 12 बज गए हैं तो मूँग मुर्गा हल्ले भी बंगा मार अंडे आए। चलें जी, अब मैंने सोना भी है, सहरी भी करनी है, वाइस ओवर कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले शर्ट का फ्रंट पल्ला मैंने लिया है। गले की चौड़ाई यहाँ पे मार्क की है 3 इंच। आजकल गले की गहराई ज़्यादा नहीं चल रही है तो कम ही डीप नेकलाइन चल रहे हैं, तो मैंने 4.5 इंच के करीब गहराई रख लिया। और ये जो एल शेप स्केल है जो मेटल से बना हुआ है, कभी मेरे हत्थे चढ़ जाता है, कभी मेरे हत्थे नहीं चढ़ता। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि दोनों जो गहराई के और चौड़ाई के निशान लगाए हैं उस पर जब इसे एक्यूरेटली हम प्लेस करते हैं तो चौकोर डब्बा बन जाता है। चलें, यहाँ तक तो काम हो जाता है हमारा, लेकिन इसके ऊपर जो गले की गोलाई हमने मार्क करनी है तो गहराई आप तकरीबन 1.5 इंच स्ट्रेट रखिएगा। और गोलाई जब आप करेंगी ना तो हल्की सी यू शेप नहीं करनी, थोड़ा सा स्ट्रेट चौकोर शेप करनी है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर प्लैकेट्स बनानी है। तो अब इस तरीके से मैंने इसे सेंटर फोल्ड बंद करके क्रीज़ बना रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे कपड़ा लग रहा है कि इसको मैं इस तरीके से जितनी क्रीज़ बना रही हूँ कहीं ना इसकी क्रीज़ आगे पीछे खिसक ही जाती है। शायद इसके अंदर स्लिप होने की सलाहियत थोड़ी ज़्यादा है। एनीवेज, अब जो हमने यहाँ पे डेप्थ रखनी है वो 3.5 इंच रख के सेंटर से, एग्जैक्ट सेंटर से 3.5 इंच गहरा कट कर लेना है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा गहरा करके दोबारा स्टिच करके जो बैलेंस करना है तो पहले ही नहीं काट लो, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे जो फ्यूजिंग इस्तेमाल करनी है, ना ये मर्दाना है ना ये जनाना है, ये वो वाली फ्यूजिंग है जो कि हम कपड़ों के अंदर कपड़े को फॉर्म करने के लिए लगाते हैं। मैंने इसका प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कपड़ों पे इस्तेमाल करके देखा है। और लोगों को तो मैंने नहीं देखा, इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अपना मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिलाई इसके ऊपर आती है। और दूसरा चीज़ के इसके ऊपर जो भी निशानात लगा रही हूँ मैं, जो हीट इरेजेबल पेन्स हैं उसके साथ लगा रही हूँ। ना तो मैं पेंसिल के साथ लगा रही हूँ, ना ही मैं पेन के साथ। पेंसिल के साथ कहीं आप मुझे देखेंगे भी तो वो पेन कहीं खो गया है, मतलब वो पतली सी रीफिल ही तो है, इस वजह से वो आप देखेंगी। अच्छा, मैंने ना सबसे पहले 1 इंच चौड़ी पट्टी 12 इंच लंबी एक ये काटी है और दूसरी कोई 4 इंच लंबी। अब जो मैंने प्लेकेट बनानी है वो कपड़े की लंबाई पे भी हो सकती है, चौड़ाई पे भी हो सकती है, उरेपन पे भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उरेपन के ऊपर बहुत प्यारा किस्म का टेक्सचर आता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि कपड़े को उरेप कर लिया है और मिनिमल जितना मैं यहाँ से फैब्रिक यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि जितना कपड़ा बचता है तुम उसको आधा कट करके ज़ाया कर देती हो, तो इसमें से प्लेकेट्स तो निकलनी ही निकलनी है। तो जो वो हल्का सा क्रीज़ बनाई थी उसके साथ साथ मैंने जो 1 इंच चौड़ी पट्टी है और 12 इंच लंबी है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं देख रही थी कि किस तरीके से यहाँ से कपड़ा बचाया जाए। क्रीज़ तो मैंने यहाँ बनाई थी, लेकिन मैंने ना इसको दूसरी तरफ पलट दिया ताकि यहाँ से कपड़ा जो है ना वो कम से कम मतलब ज़ाया हो। और इसको मैंने और आगे चल के भी इस्तेमाल करना है। हमारी सबसे बेहतर लॉजिक यही होनी चाहिए कि हम कपड़े को मिनिमम इस तरीके का इस्तेमाल करें कि उसमें से अगर कोई बच रहा है, घर में छोटी बच्ची है, रिश्तेदारों में छोटे बच्चे होते हैं, उनको दे दें आप। या फिर कई लोग होते हैं कि वो पीसीज रख लेते हैं तो फिर एक साथ बेच देते हैं। तो कोशिश किया करें, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बन जाता है। मेरी अम्मी ना वो बनाती रहती हैं छोटे छोटे से रुमाल टाइप के, वो चारों तरफ से खुद तुरपाई कर लेती हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे कर सकती हैं। अब मैंने पट्टी को 2 फोल्ड्स कर लिया है और जहाँ पे बुकरम थोड़ी सी सी थ्रू है ना उसके बाहर डबल फोल्ड के ऊपर ही मैंने आधा इंच का निशान लगा दिया। अच्छा, इस चैनल पे मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें कर लेती हूँ, तो ये इसी वजह से है कि अक्सर लोग बिल्कुल टू द पॉइंट बात को नहीं समझ पाते। थोड़ी सी इधर उधर की बातें करें तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो वो डायरेक्टली ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर तकरीबन सारी यही चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर की हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकती हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे जो मैंने आपको ये पेन दिखाया है ये वही हीट इरेजेबल पेन है। अब मैंने इस पट्टी को चूँकि आधा इंच दोनों तरफ से कट कर लिया था, तो जो बुकरम वाली साइड है उरेब है, उरेब पट्टी को प्रेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप ये वाला हिस्सा जब फोल्ड करें तो कोशिश करें ग्लू से स्टिक कर लें। अब चूँकि मेरा कपड़ा इस तरीके का है कि इसके ऊपर कलफ लगी हुई है, कलफ इन अ सेंस कि इस कपड़े के अंदर ही। हाँ, एक चीज़ मुझे जो आप लोगों को बतानी थी, पहले ये पट्टी को मैं फ़ोल्ड कर लूँ ना, फिर आपको वो बात बताती हूँ। ये जो दूसरा हिस्सा है जो कि कपड़े की तरफ फोल्डेड वाला है, इसे हमने बुकरम के ऊपर इस तरह ओवरलैप करना है।
फिर इसको इस तरह से उठा के इसे सैंडविच करना है। अब हमें कैसे पता चले कि किस तरफ ये पट्टी लगेगी? तो लंबी पट्टी जो लगेगी वो हमारी चूँकि लेडीज़ की सीधी पट्टी ऊपर की तरफ होती है, तो आपने इसे अपनी तरफ यूँ रख के देखना है, जो यानी कि ये जो खुली साइड है ना आपके सीधे हाथ की तरफ आनी चाहिए। और फिर बॉटम से मैंने इस लिहाज से इसे फ़ोल्ड करके या फिर एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का रखा था कि इसे मैं आराम से ऐसे फ़ोल्ड कर सकूं। अब जो बुकरम वाली साइड है ना हमारे पास, उसमें पहले तो मैंने ओवरऑल नीचे से इसे चौकोर कर दिया है, लेकिन फिर ये जो आप ट्रायंगल मुड़ा हुआ देख रही हैं ना, ये मैंने बुकरम वाली साइड पे किया है ताकि यहाँ से बड़ी नफासत के साथ कोना बन जाए। लेकिन आप देख रहे हो कि कपड़े वाली साइड पे उसे मैंने चौकोर ही रहने दिया है। उसकी वजह यह है कि उसे हमने बाद में कट करना है। ये एक पट्टी तैयार हो गया है, दूसरी पट्टी हमने 4 इंच चौड़ी तैयार करनी है, लेकिन उसके ना तो बॉटम को फोल्ड करना है ना तो उसके ऊपर वाले हिस्से को। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहली पट्टी जो 1 इंच चौड़ी थी उस दूसरी पट्टी 1 इंच में 1 पॉइंट कम चौड़ी होगी, बाकी सारा सिलसिला ही वही है। अच्छा, जो बात मैं कंटिन्यू करना चाह रही थी वो ये कि मैंने अक्सर देखा है कि कलफ वाला पानी इस्तेमाल किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है कोई चीज़ ऐसी होती है तो फिर सामने आती है, वो मैं इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ। इस्त्री का बेस ख़राब हो जाता है, इस्त्री को फिर बार बार आपको रब करना पड़ेगा, क्योंकि हम कलफ लगे कपड़ों को भी जब आयरन करते हैं, ये प्रैक्टिकली मैं करके देख चुकी हूँ। तो ये मैं आपको बता रही थी कि मैं ग्लू का इस्तेमाल इसलिए कर लेती हूँ। चलो जी, अब ये जो छोटी पट्टी है ये उल्टी साइड पे लगनी है। ये मैंने शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर रखा हुआ है, और जो लंबी पट्टी है वो हमारी, यानी कि अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, जो आपकी तरफ साइड आ रही है ना उस पर छोटी पट्टी लगनी है, और जो आपसे दूरी वाली साइड थी वो उस पर बड़ी पट्टी लगनी है। लेकिन जब आप इसे उल्टाएंगी तो आपको पता कैसे चले, तो आप निशान लगा लीजिएगा। अब जो ये छोटी पट्टी है जो कि 3.5 इंच गहरा हमने कट किया हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल इसके कट के पास रखनी है, और आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें हमने आधे इंच का मार्जिन ही रहने देना है। और दूसरी चीज़ ये कि उरेप पट्टी है, ये वाला हिस्सा इसका थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, आपने थोड़े एहतियात के साथ इसे काम करना है। और जब आप इसे यूं पलट के सामने की तरफ लाएंगी इस तरीके से, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आधा इंच का मार्जिन फोल्ड हो चुका होगा। ऊपर की तरफ जो हिस्सा छुप जाना है उस पर हमने ग्लू लगानी है और पट्टी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बैलेंस करना है, आयरन करना है, ताकि ग्लू अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। अच्छा, ये वाली नेकलाइन मैंने पहले आपको ड्रेसिंग बेनिया पे भी बनानी बताई हुई है, लेकिन चूँकि उसमें सीधा सीधा कपड़ा था, इसमें थोड़ा सा रेप का चक्कर है, इस वजह से मैंने कहा कि इसको यहाँ पे रिपीट कर देना चाहिए, क्योंकि अक्सर बहनों को जो चीज़ करके दिखाई जाती है ना तो वो आसान हो जाती है। और मैंने रेप पट्टी पे आपको लगाना बता दिया है, सिलाई करना बता दिया है, तो आप रेप पट्टी का भी आप काम कर सकती हैं ईज़िली। 3 हिस्सों पे हमने लब की सिलाई लगा दी हुई है। अब ये पट्टी हमारी छोटे पल्ले के हिसाब से तैयार हो गई है। इन्हों पहले सीधियाँ पदरियाँ कर लो इस्त्री करके। अक्सर मैंने ये भी कहती हैं कि पंजाबी ना बोलिया करो, तो मैं पंजाबी ना बोला तो फिर मैं की बोला। उर्दू में ड्रेसिंग में यहाँ पे बहुत गाड़ी बोल लेती हूँ, यहाँ पे मुझे मेरी मर्ज़ी से चल लेने दें प्लीज़। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, और जो सीधी पट्टी हमने करनी है वो हम सीधे रुख पे, एक चीज़ मैं यहाँ पे बैलेंस करके देखना चाह रही हूँ कि नीचे की पट्टी पे जो हमारी तिरछी लाइनें आ रही हैं उसके साथ एक्यूरेटली मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा काम हो जाए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मुझे देखनी है कि नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक तो बुकरम चिपकी हुई साइड है ना ऊपर की तरफ, एक हमारी वो वाली साइड है जो कि नीचे कपड़ा, अब वो क्यों हम भारी होने दें उस चीज़ को, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने वहाँ कट करना है। लेकिन इससे पहले मैंने वो जो तिरछान वाली लाइनें थी ना उसके अकॉर्डिंग गले के ऊपर निशान लगा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे हमने शर्ट को अब उल्टी साइड ऊपर कर लिया है, और यहाँ पे हमने इसका ये वाला हिस्सा, ये जहाँ तक हमारा तिकोना आ रहा है उसको बैलेंस कर लेना है, और जहाँ तक हमारा कट आ रहा है ये यहाँ से हम लोगों ने एक निशान लगाना है। इस निशान को हमने ये वाली पट्टी के सेंटर तक कट करते हुए बॉटम तक लेके आ जाना है। इसको काट लेंगे ना तो क्या होगा कि दूसरी तरफ जब हम सिलाई लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कोई हिस्सा कपड़े का बड़ा छोटा इसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हल्का सा आप ग्लू कर लें बेशक, ये वाले हिस्से को थोड़ा सा ट्रायंगल बना के फोल्ड कर लें ताकि एक तरफ जैसा कोना बना था दूसरी तरफ भी वैसा कोना बन जाए। अभी तक बहुत कम ग्लू का मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन चलें अब इसको भी कर लेते हैं। अब जो ये वाला हिस्सा है ना हमारा, वो मुझे इस वाले हिस्से पे, जैसे हमने दूसरी पट्टी का आधा इंच वाला हिस्सा जो कि सिलाई का मार्जिन आ जाना है वहाँ तक पेस्ट कर देना है। अब इसको हमने फ्लिप करना है, फ्लिप करके इस पट्टी को फ्रंट की तरफ ले कर आना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो मैंने इसका हिस्सा कट किया था ना, ये जब मैं सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ
तो इसमें ये जो पट्टी का हिस्सा हमने बॉटम से एक्स्ट्रा मार्जिन कट किया या फिर ऊपर वाला हिस्सा हमने जुड़ा रहने दिया। ये अव्वल तो ग्लू चिपक के ही नहीं दे रही थी, इसको मैंने 3-4 दफ़ा चिपका के इस पर मैंने ज़बरदस्ती आयरन भी फेरी कि भाई अल्लाह दा वास्ता ही चिपक जा ये वाले हिस्से में। तो ये बॉटम से ना ये पट्टी मुझे थोड़ी सी बढ़ी हुई लग रही थी, तो मैंने फिर इसको यहाँ पे कट किया। इसी की वजह से ये मुड़ नहीं रहा था, तो बार बार वो ग्लू खुल रहा था। तो चलें अब हम इसको पलटा लेते हैं और इसको सीधियाँ पदरियाँ करके फ्रंट की तरफ ये पट्टी अंदर की तरफ घुमा के सीधी तरफ ले आनी है, ऐसे करके। अब ये पट्टी जो छोटी वाली है ये नीचे चली जाएगी और जो लंबी वाली पट्टी है, अंडरस्टूड सी बात है, ये ऊपर आ जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि फ्रंट की तरफ जब हम इसे ग्लू करेंगे तो एक 3 इंच का ही तो हिस्सा खुला हुआ है, इसमें आप हुक लगाना चाहती हैं अंदर तो लगा लें, बटन लगाना चाहती तो लगा ले, नहीं तो एज इट इज़ खुला रहने दें। एक पट्टी की तो लुक आ गई ना। अब ना नीचे वाली पट्टी को ना ऊपर बैलेंस करने से पहले नीचे मैं पेस्ट किए दे रही हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा कि वो अपनी जगह जब फिक्स हो जाएगा ना, तो ऊपर से मैं इसको अच्छे से बैलेंस कर दूँगी और ऊपर वाले हिस्से पे जो ये हिस्सा अभी चिपका नहीं हुआ था इसको चिपका दिया और आयरन करके इसको बैलेंस कर दिया। अच्छा, जो गले का हिस्सा हम लोगों ने, हाँ मुझे याद आया, अभी इस पर सिलाई तो हुई नहीं, तो मैं उत्ते वाले गले दे पहले हिस्से की कटन डई हाँ चले नहीं। अब जो हमने छोटी पट्टी लगाई थी उस एग्जैक्ट कट के ऊपर से ½ इंच ऊपर से सिलाई लगानी है। शुरू में भी धागे की टेल छोड़नी है, फिर आपने अच्छी सी नफासत के साथ किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने पीनी बाजी को दावत दी हुई थी कि आके मेरे साथ काम करा दो, उसके 9 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं उसको ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ। कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको पता है कि सिंध में 10 मार्च से शुरू होने वाले हैं और 7 अप्रैल से उन लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम। तो पहली दफ़ा बोर्ड में जा रही है ना, तो खप गई है अच्छा, उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसे एग्ज़ाम में कामयाबी दे दे। अच्छा जी, और बाकी बच्चों के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे घर के, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए भी बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए, आमीन, क्योंकि आजकल सालाना इम्तिहानों का सीज़न है। अच्छा, जो टेल शुरू में मैंने छोड़ी थी ना, वो धागा नीचे की तरफ खींच के मैंने गिरा लगा दिया है और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ही एंड करने के बाद टेल दोबारा से फिर छोड़ने के बाद धागा नीचे ले जाके 3-4 रख के गिरा लगा देनी है अच्छी वाली, फिर धागा कट कर लेना है। अब 3 हिस्से तो सिल गए। अब ये नीचे वाली पट्टी बिल्कुल साइड पे कीजिएगा और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, एंड की थी बेसिकली 2 टाइम्स, एक दफ़ा स्टार्ट की थी, एक दफ़ा एंड की थी, वहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक सिलाई ले जाएंगे और यहाँ पे भी हमने धागा नीचे की तरफ ले जाके टाई कर दिया था। और ये जो आखिर में जो पट्टी का बाकी हिस्से तो किनारे किनारे की सिलाई आ गई है, जो ऊपर वाली पट्टी है यहाँ तक सिलाई नहीं आई थी, इसको भी सिलाई लगा दी है। चलें, यहाँ तक हमारा पट्टी का काम होता है कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी पट्टी बन गई है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो एक और अगली वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इसके ऊपर मैं कैसे बटन्स अटैच करने जा रही हूँ। वो अम्मी को मैंने थोड़ा सा अपने साथ लगाना है, तो ज़रा थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए। जो हम लोगों ने नेकलाइन काटा था ना कपड़े का, उसके ऊपर रख के बैलेंस करके कट कर दिया है। फ्यूजिंग अब ये वो वाली है जो लेडीज़ नेकलाइन की होती है, तकरीबन 1.5 इंच सेंटर से छोड़ने के बाद मैंने अकॉर्डिंग टू शेप मार्क कर लिया था, फिर ½ इंच की दूरी पे, फिर 1 इंच की दूरी पे मार्क कर लिया है। ये जो 1 इंच की दूरी वाला मार्क है ना, ये हमको बेसिकली चाहिए और इसमें 1.5 इंच ऐड करने का मकसद ये है, इसे हमने सेंटर से यूँ कट कर देना है। फिर इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे हमने पेस्ट कर लेना है और कपड़े पे पेस्ट करने के बाद अच्छे तरीके से पेस्ट करना, नहीं तो ये हवाओं में ही उड़ता रहेगा फिर इसके बाद इसके बाहर वाली साइड पे मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लिया है और अंदर वाली साइड में ये जो अंदर की गहराई है ना, इसको मैंने तकरीबन ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखा है। चले, मैं इसको भी कट करके एक हिस्सा आपको दिखा देती हूँ, दूसरा वाला ऑफ द कैमरा हम कर लेंगे ताकि आपको गला तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। अब बाहर वाले हिस्से को पहले इस तरीके से क्रीज़ बनाती हूँ मैं, फिर इसके साथ में ग्लू लगा देती हूँ। बाज़ मैं हाफ बूट के गैप की सिलाई भी लगा देती हूँ, डिपेंड करता है मूड के ऊपर, अगर मूड अच्छा ना हो तो फिर ग्लू लगा देती हूँ तो चलें जी, अब हमने यहाँ पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर दिया है और इस तरीके से 2 पोर्शंस, 2 हिस्से तैयार कर लेने हैं नेकलाइन के हिसाब से। अब बस ये नेकलाइन को पलटना बाकी रह गया है। जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, उसको मैं पहले रेडी कर लिया करती हूँ। इसका फ़ायदा अभी आपको पता चलेगा जब मैं मशीन के ऊपर जाऊँगी। यहाँ पे अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ नहीं, थोड़ा सा हट के सिलाई लगानी है। तो इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा अभी आपको पता चल जाएगा जब ईज़िली आप लब की सिलाई लगाए बगैर इसको पलटा लेती हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होती है, अब ये वाली जो पट्टी सामने की तरफ बढ़ाई थी, इसे बैक की तरफ फोल्ड करके दोबारा से इसके ऊपर हम लोगों ने उस ही सिलाई पे सिलाई लगानी है, थोड़े से पोर्शन के ऊपर। अब दूसरी पट्टी को जल्दी से हम सिलाई कर लेते हैं और इसको सिलाई करते हुए मैं बॉटम की पहले पट्टी इसलिए लगाती हूँ
कि यहाँ पे मुझे इसकी हाइट का एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाए यहाँ तक अंदाज़ा हो जाता है। और फिर इसको भी हम पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इतने प्रो हैं तो कॉर्नर से ही इसे फ़ोल्ड कर लें, जो मैं दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ ना, तो वो फिर बाजूकात बड़ा मैस हो जाता है कि ये फटाफट क्या किए जा रही है। अब हमने ये कॉर्नर से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है ताकि इसे फ्लिप करना आसान हो जाए, फ्लिप नहीं फोल्ड बैक की तरफ। और इसमें छोटे छोटे वी कट्स लगाने हैं। और वी कट्स अरे हो जा, कैंची फंस जाती है इसके अंदर। और इसको पहले अच्छे से आयरन करेंगे, फिर इस वाले हिस्से को जब आप यूँ पलटेंगी, चल बे हो जा ये हमारी कराची की उर्दू है। और फिर इसको हम इस तरीके से बे का मतलब भाई आराम से बैक की तरफ पलट लेंगे। नेक लाइन बनाने का मकसद ये था कि आपको बराबर से अच्छे से समझ में आ जाए। ले जी, नेक लाइन हमारा हुआ जाता है कंप्लीट। अब बैक के नेक लाइन के लिए मैंने बुकरम ही लगाना था, चूँकि पहले वाला नेक लाइन बन चुका है। मैं पिछला नेक लाइन काटना भूल गई थी। यहाँ से मुझे लग रहा था शायद मैंने कुछ गलत किया, लेकिन वो इस्त्री की वजह से सिलाई थोड़ी सी मुड़ गई थी। आगे चलते हैं जनाब। बैक के शोल्डर पे फ्रंट का शोल्डर रख के 1/2 इंच का गैप रख के और मैंने कोई 1.5 इंच गहरा नेक लाइन कट कर लिया है। इसके हिसाब से वैसे ही बुकरम कट करना है जैसे कि फ्रंट का है। आप माशाल्लाह समझदार बहनें समझ गई हैं। लो जी, सूट कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और मज़ीद नहीं बताना था मैंने आपको, इसलिए कि इसकी साइड की फ़िटिंग की, फिर चॉक फोल्ड किया, फिर दामन फोल्ड किया, फिर इसकी स्लीव के आगे 1.5 इंच का मार्जिन फोल्ड किया। मैंने आपसे कहा था इस कुर्ती का आम कुर्ती से मुवाजना करूँगी। अक्सर मैं अगर खुली कुर्ती स्टिच करती हूँ और दामन स्ट्रेट रखती हूँ तो यहाँ से कोना निकलता है, लेकिन ये जो ए लाइन कुर्ती है जो आप अक्सर ब्रांड्स में देखते हैं और उसका आपको फॉल बड़ा ज़बरदस्त लगता है, वो ये कुर्तियाँ होती हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी डिटेल्स। अच्छा, आजकल ऐसा चल रहा है कि चॉक्स आप छोटे फ़ोल्ड करो, लाइक मैंने 1.5 इंच का फ़ोल्ड किया, दामन आप चौड़े फ़ोल्ड करो, मैंने 5 इंच का दामन फ़ोल्ड किया। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ट्रायंगल वाले हिस्से को नहीं बख्शा, क्योंकि इससे खूबसूरती आती ही बड़ी प्यारी है। ये डिसेंट सा एक बिल्कुल नॉर्मल सा कैजुअल सा सूट है। और इसके जो ट्राउज़र्स हैं क्यूलॉट्स कह लें या बॉक्स ट्राउज़र्स कह लें, इसके पाइंचे मैंने 13 इंचेस वाइड रखे हैं इस दफ़ा। ओवरऑल इलास्टिक लगा दिए, बेल्ट ला के मैं थक गई सा। और बेल्ट लगाने का नुकसान ये होता है कि इलास्टिक का मार्जिन कम पड़ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा गुच्छम गुच्छा हो जाता है कपड़ा वहाँ पे। मज़े की बात ये कि मेरे ईद का ड्रेस का जो दुपट्टा है ना, वो इसके साथ मैच कर गया। वाह भाई वाह, मुझे दुपट्टे की ज़रूरत ही नहीं है और कोई लेने की। हाँ, स्कार्फ़ ले लूँगी वाइट कलर का, बस इतना ही था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।